हेमनेट एक गहरी इमोशनल और दर्द से भरी कहानी है जो शोक, प्यार और आर्ट की पावर को एक साथ दिखाती है। फिल्म विलियम शेक्सपियर और उसकी पत्नी एग्नेस हैथवे के जीवन के उस दौर पर सेंटर्ड है जब उनके बेटे हेमनेट की मौत उनके परिवार को अंदर से तोड़ देती है। कहानी दो हिस्सों में चलती है, एक तरफ परिवार की खुशियाँ, दूसरी तरफ बेटे की मौत के बाद का असहनीय दुख। फिल्म का आखिरी सीन यानी हैमलेट प्ले का शो पूरी कहानी एक इमोशनल सेंटर बन जाती है। यहाँ आखिरी शो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? फिल्म का क्लाइमेक्स है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट का ग्लोब थिएटर में बड़ा शो। यहाँ एग्नेस पहली बार समझती है कि विल ने ये नाटक सिर्फ लिटरेचर के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे को हमेशा के लिए याद रखने के लिए लिखा था। एलिजाबेथ के समय में हैमनेट और हैमलेट नाम इंटरचेंजेबल थे। जब एग्नेस प्लेबिल में ये नाम देखती है तो उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। प्ले में जब हैमलेट का किरदार निभाने वाला लड़का ब्लॉन्ड बालों में स्टेज पर आता है वो बिल्कुल उनके बेटे जैसा लगता है। ये देखकर एग्नेस का गुस्सा धीरे धीरे टूटने लगता है। उसे समझ आता है कि विल अपना गिल्ट और दुख आर्ट के जरिए एक्सप्रेस कर रहा है। जब हैमलेट स्टेज पर मरता है और कहता है द रेस्ट इज साइलेंस, तो पूरी ऑडियंस हाथ आगे बढ़ाती है और एग्नेस का हाथ भी आगे बढ़ता है। वो एक्टर को नहीं, अपने बेटे हैमनेट को छूने की कोशिश कर रही होती है। यही वो मोमेंट है जहां पर्सनल दुख कलेक्टिव एक्सपीरियंस बन जाता है। इस फिल्म में एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या फिल्म में कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट है? फिल्म में साफ तौर पर सुपर नेचुरल कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन हिंट्स कई जगह मिलते हैं। एग्नेस को गांव वाले वुड्स विच कहते हैं। वो लोगों का हाथ पकड़कर उनका फ्यूचर महसूस कर लेती है। उसे पहले से सपना आता है कि उसकी डेथ बेड पर उसके पास सिर्फ 2 बच्चे होंगे और हैमनेट की मौत के बाद ये सच हो जाता है। हैमनेट खुद भी अपनी बहन के बदले मरने की प्रेयर करता है। अपने आखिरी पलों में वो मानता है कि उसका सैक्रिफाइस सफल रहा। ये सब फिल्म को मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल फील देता है, लेकिन कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी में वुड्स यानी जंगल के सिग्निफिकेंस के बारे में। हैमनेट में वुड्स का बहुत सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है। वुड्स एग्नेस की पर्सनैलिटी और उसके इनर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी एग्नेस जंगल में होती है वो नेचर के साथ डीपली कनेक्टेड दिखाई देती है। ये जगह शहर और सोसाइटी के रूल से अलग है जहाँ वो फ्री फील करती है। वुड्स एक तरह से लाइफ और डेथ के बीच का स्पेस भी लगते हैं। फिल्म में कई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स वुड्स के आसपास होते हैं, जिससे लगता है कि नेचर ही एग्नेस को गाइडेंस देता है। ये जगह हीलिंग का सिंबल भी हैं, क्योंकि एग्नेस प्लांट्स हर्ब्स का यूज़ करके लोगों का ट्रीटमेंट भी करती है। इसलिए वुड्स उसकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। साथ ही वुड्स इमेजिनेशन और मिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। शेक्सपियर के प्लेज में भी नेचर और फॉरेस्ट का यूज़ रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच के स्पेस के लिए होता था। इस फिल्म में वुड्स एक रिमाइंडर है कि एग्नेस का वर्ल्ड प्रैक्टिकल सोसाइटी से ज़्यादा इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन पर बेस्ड है। अब बात करते हैं एग्नेस के इंट्यूशन या उसकी पावर के सिग्निफिकेंस को। फिल्म में एग्नेस की इंट्यूशन या पावर एक इम्पॉर्टेंट थीम है। लोग उसे वुड्स विच कहते हैं, लेकिन फिल्म क्लियरली नहीं बताती कि वो सच में विच है या नहीं। उसकी पावर ज़्यादातर इंट्यूशन और डीप सेंसिटिविटी जैसी लगती है। एग्नेस लोगों का हाथ पकड़कर उनके फ्यूचर या फीलिंग को सेंस कर लेती है। ये एक्चुअली उसकी स्ट्रॉन्ग एम्पैथी को शो करता है। वो नेचर के सिग्नल्स और इमोशंस को दूसरों से ज़्यादा स्ट्रांगली फील करती है। इसी वजह से कभी कभी उसको ऐसे विजन्स या ड्रीम्स आते हैं जो बाद में सच हो जाते हैं। हैमनेट की डेथ के कॉन्टेक्स्ट में भी उसकी इंट्यूशन इम्पॉर्टेंट है। उसको पहले से एक अनईजी फीलिंग होती है कि कुछ गलत होने वाला है। ये पावर उसको स्पेशल बनाती है, लेकिन साथ ही उसके पेन को भी और डीप बना देती है, क्योंकि वो लॉस को बहुत इंटेंसली फील करती है। इसलिए एग्नेस की पावर सुपरनैचुरल से ज़्यादा इमोशनल और स्पिरिचुअल अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करती है। फिल्म ये सजेस्ट करती है कि कुछ लोग नेचर और लाइफ के हिडन रिदम्स को दूसरों से ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर पाते हैं, और एग्नेस उन्हीं में से एक है। फिल्म एम्बिग्युइटी बनाए रखती है, जैसे लाइफ और डेथ खुद एक मिस्ट्री हैं।
यहाँ ऑर्फियस की कहानी का क्या सिग्निफिकेंस है जो विल एग्नेस को शुरू में सुनाता है। फिल्म की शुरुआत में विल एग्नेस को इम्प्रेस करने के लिए ऑर्फियस की कहानी सुनाता है। ऑर्फियस अपनी मरी हुई पत्नी यूरिडाइस को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की गलती कर देता है। क्लाइमैक्स में विल स्टेज पर हैमलेट के फादर का गोश्त बनता है और कहता है, रिमेंबर मी। ये डायलॉग अब सिर्फ प्ले का हिस्सा नहीं, बल्कि एक पिता का अपने बेटे से गुड बाय कहने जैसा लगता है। जब विल स्टेज से उतरता है, एग्नेस चाहती है कि वो पीछे मुड़कर उसे देखे। ये ऑर्फियस की कहानी के बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पीछे मुड़कर देखने से कोई खोता नहीं, बल्कि उनका प्यार कन्फर्म होता है। लास्ट में एग्नेस ने हैमलेट की तरफ हाथ क्यों बढ़ाया? जब हैमलेट गिरता है और भीड़ हाथ बढ़ाती है, एग्नेस का भी हाथ आगे आता है। ये एक माँ का नेचुरल और दर्द भरा रिएक्शन है। वो अपने बेटे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है आर्ट के ज़रिए। उस पल में प्ले एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक ब्रिज बन जाता है। एक ऐसा ब्रिज जहां माँ अपने बच्चे से दोबारा मिल सकती है, भले ही कुछ पलों के लिए ही सही। मैक्स रिस्टर का ऑन द नेचर ऑफ डे लाइट इस सीन को और भी इमोशनल बना देता है। पूरा सीन एक रिचुअल जैसा लगता है, दुख का कलेक्टिव एक्सपीरियंस। फिल्म का असली मतलब ये है कि हैमलेट आखिरकार सिर्फ शोक की कहानी नहीं है, बल्कि आर्ट की पावर की कहानी है। विल अपने बेटे को शब्दों में हमेशा के लिए ज़िंदा कर देता है। एग्नेस अपने बेटे की झलक स्टेज पर देख पाती है। ऑडियंस उनके दुख में शामिल हो जाती है। होरेशियो की लाइन, गुड नाइट स्वीट प्रिंस, अब सिर्फ हैमलेट के लिए नहीं, बल्कि हैमलेट के लिए भी सुनाई देती है। फिल्म ये नहीं कहती कि आर्ट दर्द ख़त्म कर देती है, वो कहती है कि आर्ट दर्द को शेयर कर देती है, और कभी कभी इतना भी काफ़ी होता है। फिल्म में एग्नेस और विल के आखिरी बार आई कांटेक्ट होने का मतलब क्या है? प्ले ख़त्म होने के बाद एग्नेस और विल की नज़रें मिलती हैं। कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन सब कुछ समझ में आ जाता है। उनका बेटा स्टेज से चला गया है, लेकिन कहानी में, याद में और प्यार में वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसलिए हैमलेट का एंड दुखद होते हुए भी शांति देता है। ये दिखाता है कि मौत के बाद भी प्यार और आर्ट टिके रहते हैं, और शायद यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है।